दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की जो कितनी बार तकलीफ में आया, लेकिन हर बार किसी ना किसी तरीके से निकल के बाहर आ जाता है। पुरानी कहावत है कि हर बिल्ली की 9 जिंदगी होती हैं, अ कैट हैज़ 9 लाइफ्स। पर ऐसा लगता है कि ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट 9 नहीं 10 जीवन लेके आया था। उसका नाम है प्रदीप शर्मा। बहुत नाम सुना होगा। मुंबई के सबसे ज़्यादा एनकाउंटर करने वाला शख्स। बहुत साल पहले एक हिंदी की फिल्म बनी थी, अब तक 56। वो जिस शख्स के ऊपर बनी थी वो कोई और नहीं, वो प्रदीप शर्मा का ही चेला था, सेकंड इन कमांड दया नायक। उस समय दया नायक ने 56 एनकाउंटर्स में हिस्सा लिया था। सबके सब उसने नहीं किए थे, कुछ अकेले किए, लेकिन बहुत सारे जो एनकाउंटर थे वो प्रदीप शर्मा के साथ मिलके ही किए थे। प्रदीप शर्मा सीनियर था, बहुत सीनियर था उससे, और दया नायक बहुत जूनियर था, नया नया आया था। इनके साथ चलते चलते इतने एनकाउंटर करते, लेकिन उसके पहले भी प्रदीप शर्मा बहुत सक्रिय था। और देखा जाए, एग्जैक्ट फिगर तो नहीं किसी को बताई ना पता है, लेकिन मेरे हिसाब से 150 से ज़्यादा एनकाउंटर अकेले प्रदीप शर्मा ने किए हैं, जितने आज तक मुंबई पुलिस के इतिहास में किसी और ने नहीं किए। ये एक बैच था जिसमें सबके सब ऑफिसर तकरीबन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ही बने। प्रफुल्ल भोसले, प्रदीप शर्मा, इनके साथ महेंद्रा अंगरे और बहुत सारे, ये एक ही बैच के थे, एक ही तरफ ट्रेनिंग लेके आए थे। और मजबूरियां ऐसी बनी कि सबको एनकाउंटर्स में लगा दिया गया। इनके पहले भी एनकाउंटर होते थे, लेकिन कभी कोई कंट्रोवर्शियल एनकाउंटर नहीं हुआ। पहले बहुत सारे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इनके जो सीनियर थे, जिन्होंने बहुत लोगों को मारा, लेकिन कभी किसी की वर्दी पे दाग नहीं लगा था। उनमें काफ़ी सारे ऑफिसर ऐसे थे जिनका नाम भी नहीं पता किसी को, और कई ऐसे ऑफिसर भी थे जिन्होंने कभी कोई एनकाउंटर नहीं किया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन इतना अच्छा किया कि आज तक लोग उनको याद रखते हैं, जिनमें विलास टूपे एक हैं। विलास टूपे वही इंस्पेक्टर थे जिनके नीचे विजय सलास्कर, जो 26/11 के हमले में शहीद होते हैं, वो जब भर्ती हुए थे पुलिस फोर्स में एज सब इंस्पेक्टर, तो उनको लगाया गया था विलास टूपे के साथ साकिनाका पुलिस स्टेशन में, MIDC पुलिस स्टेशन में। तो वहाँ से उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई और एक ज़माने में करते करते 2008 तक वो बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट में से एक बन गए थे। लेकिन बात कर रहे थे प्रदीप शर्मा की। बेसिकली उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले थे इनके माता पिता। वहाँ से महाराष्ट्र में शिफ्ट होते हैं, अमरावती, नागपुर, उस एरिया में। इनके पिताजी टीचर थे स्कूल में, और वहीं इनकी पढ़ाई होती है बचपन से। और ये हिंदी के साथ साथ मराठी भाषा का अच्छा प्रयोग कर लेते थे। तो बचपन से महाराष्ट्र में रहे थे तो मराठी हो ही गए। तो इसलिए वो पुलिस में आए तो उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं हुई, भाषा की कोई बंदिश नहीं बनी। क्राइम ब्रांच में पोस्टिंग हुई, बहुत से डिपार्टमेंट्स में रहे। क्राइम ब्रांच, मेन क्राइम ब्रांच में, एंटी एक्सटॉर्शन सेल में, रॉबरी सेल में, डकैती सेल में, इस किस्म के, और क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में रहे। बाद में जो क्राइम ब्रांच की डिफरेंट यूनिट होती हैं, कभी यूनिट 5, कभी 7, कभी 9, इस किस्म की यूनिट में बहुत काम किया। लेकिन तकलीफ आती है तो किसी को भी बख्शा नहीं जाता। बहुत सारे कंट्रोवर्सीज खड़ी हुई, बहुत सारी एलिगेशंस लगी प्रॉपर्टी की, पैसा कमाने की। और एक समय वो आया जब उनको डिपार्टमेंट से बर्खास्त कर दिया गया।
बहुत संगीन इल्ज़ाम लगाया गया था उस समय की सरकार की तरफ से कि इनके ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट के साथ लिंक्स हैं, रिश्ते हैं। ये क्रिमिनल्स के साथ मिलके, गैंगस्टर्स के साथ मिलके, अंडरवर्ल्ड के साथ मिलके, माफिया के साथ मिलके काम करते। तो इस एलिगेशन के तहत उनको नौकरी से डिसमिस कर दिया गया। अब देखिए, डिसमिसल के बाद भी ये आदमी वापस कैसे आता है, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। हर स्टेट में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता है, एक SAT होता है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, और एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता है जिसको कैट कहते हैं। तो इन्होंने काफ़ी देर के बाद अपील किया कैट में, सैट में, स्टेट में, महाराष्ट्र के ट्रिब्यूनल में। और वो लड़ाई काफ़ी हीरिंग वीरिंग चलती रही। सरकार ने अपना पक्ष रखा, इन्होंने अपना रखा, तो आखिर में प्रदीप शर्मा वो केस जीत जाते। उसके बाद काफ़ी देर तक वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं होता, और प्रदीप शर्मा को भी कोई ऐसी जल्दी नहीं थी वापस सर्विस में आने की, कि उनका कुछ और काम चल रहा था, कुछ बिजनेस का, कुछ प्रॉपर्टी का, कुछ इन्वेस्टमेंट का। मुझे याद है 2009 में सितंबर के महीने में SS विर्क DGP थे महाराष्ट्र के, रिटायर होने वाले थे कुछ दिनों में। उसके पहले पंजाब के DGP भी रहे थे। तो उनके पास मैंने सब इनकाउंटर स्पेशलिस्ट की सिफारिश की थी एक, कि ये बेसिकली बुरे आदमी नहीं है, लेकिन इनको कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। अब इनमें से 3-4 लोग जो तो सस्पेंड हुए हैं, जो डिसमिस हुए हैं, उनको फोर्स में रखना चाहिए और उनसे काम लेना चाहिए। अब उनको कुछ लोग जो अंडर सस्पेंशन हैं, जिनमें दया नायक भी था, 3 साल 3.5 साल हो गए थे घर बैठे हुए। तो इनको आप घर बैठने की पगार नहीं दे रहे हो, सैलरी नहीं दे रहे हो, तो काम लो इनसे। तो खैर वो लंबी चौड़ी बात है। तो उन्होंने जाने के पहले 2 दिन पहले दया नायक को रीइंस्टेट कर दिया, उसको वापस पुलिस फोर्स में ले आए। और जब थोड़े दिनों के बाद मेरी प्रदीप शर्मा के साथ मुलाकात हुई, तो मैंने उसको कहा कि DG साहब इस बात पे सहमत हैं कि आप जैसे लोग वापस सर्विस में आ सकते हैं। तो प्रदीप शर्मा का कहना था, मुझे अभी कोई जल्दी नहीं है वापस आने की, यूनिफॉर्म पहनने की, लेकिन दया नायक को वापस सर्विस में ला के आपने अच्छा नहीं किया। उन दिनों इन दोनों की आपसी रंजिश चल रही थी, दुश्मनी चल रही थी। काफ़ी सालों के बाद इनकी दोस्ती फिर से होती है, पर मैंने कोई सीरियसली लिया नहीं। उनकी अपनी राय थी, उनको हक है अपनी राय रखने का। तो सर्विस में आ जाते हैं। उसके बाद थोड़े समय के बाद एक और इनकाउंटर होता है, लखन भैया इनकाउंटर। वो इनकाउंटर वर्सोवा के नाना नानी पार्क के पास होता है। वो शायद एक बहुत पहले मैंने एपिसोड बना के आपको सुनाया था। लकीली जब मौका मेल आप कहिए, मैं उसी रास्ते से उस दिन गुजर रहा था। वहाँ पे एक बहुत बड़ी फिल्म एक्ट्रेस हुआ करती थी, दीप्ति नवल, उसके घर में एक मीटिंग थी, जहाँ पे जगजीत सिंह, गजल सिंगर, नाना पाटेकर, ये लोग, और प्रीत, मेरे एक और दोस्त है इंद्रजीत सचदेवा, उनका और दीप्ति नवल का घर नज़दीक है। तो जब मैं दीप्ति के घर जा रहा था, तो गेट पे मुझे इंद्रजीत सचदेवा मिल जाते हैं। मैं गाड़ी रोक के वहाँ पे रुक जाता हूँ, और इतनी देर में अचानक एक शोर शराबे की आवाज़ आती है, गोलियाँ वोलियाँ चलने की, पुलिस के आर्डर की, अफरा दफड़ी, लोग इधर उधर भाग रहे हैं। तो वहाँ से जो स्पॉट था जहाँ पर लखन भैया का एनकाउंटर होता है, दैट वॉज हार्डली 50 yards अवे, 50 गज दूर भी नहीं था। वहाँ पे एक सोसाइटी भी है जहाँ पे बहुत सारे हमारे जो वगैरह साइंटिस्ट हैं, अणुशक्ति के कंपनी के, वो वहाँ पे रहते हैं। वहाँ पे 2 IPS ऑफिसर भी रहते थे उस सोसाइटी में। बिल्कुल उसके साथ खाली जगह पे ये एनकाउंटर हुआ। और हमने देखा वहाँ पे प्रदीप सूर्यवंशी थे, प्रदीप शर्मा नहीं थे। प्रदीप सूर्यवंशी उस समय DN नगर पुलिस स्टेशन के में काम करते थे, इंस्पेक्टर थे क्राइम के, और साथ में उनकी टीम थी। उन लोगों ने एनकाउंटर किया, और प्रदीप शर्मा की पोस्टिंग भी DN नगर में ही थी। लेकिन उस एनकाउंटर के समय प्रदीप शर्मा खुद
हाजिर नहीं थे। अब एनकाउंटर तो हो गया, लेकिन उसकी कंट्रोवर्सी बहुत चली। लखन भैया का एक भाई खुद वकील है, उसने कोर्ट में केस दर्ज किया कि मेरे भाई को न्यू बॉम्बे से पकड़ के लाया गया और यहाँ पे उसको मारा गया और इसके पीछे प्रदीप शर्मा है। खैर, कोर्ट के ऑर्डर से 13 पुलिस वालों को पकड़ा गया, 14वें प्रदीप शर्मा, सबको अरेस्ट किया गया। उसके बाद इसके ऊपर केस चला। अब देखिए, एक लंबे समय के बाद केस का फैसला आता है तो बाकी के 13 लोगों को सज़ा हो जाती है और अकेला प्रदीप शर्मा उस केस में से बरी होता है बॉम्बे हाई कोर्ट से। तो ये इतनी लंबी लड़ाई लड़के फिर प्रदीप शर्मा साहब बाहर आ जाता है। उसके पहले जब जेल में था तो जेल में कम और थाना के सिविल हॉस्पिटल में ज़्यादा रहता था। मैं कई बार मिल के आया वहाँ पे जाके, जेल के गार्डन में बैठ के गप्पे लड़ा के आया। तो एक अजीब पहुँच थी उस आदमी की, एक अपना एक क्लाउड था जो हर जगह काम आता था। कहते हैं कि प्रदीप शर्मा की कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा राज ये था कि उसने बहुत से लोगों के बहुत सारे काम किए हुए थे। एक पुलिस ऑफिसर थे, मैं नाम नहीं लेता उनका कहना था, दिस मैन न्यू टू मच अबाउट टू मैनी पीपल। बहुत सारे लोगों के बारे में बहुत कुछ जानता था, इसलिए कोई उससे पंगा लेना नहीं चाहता था, बड़े उसके अपने ही सीनियर हों या पॉलिटिशियन हों। तो इतना बड़ा असर शोक उस आदमी ने बना के रख लिया। तो उसी किस्म के बहुत सारे ऑफिसर हर स्टेट में होते हैं तकरीबन। इसी तरह दिल्ली में एक राजवीर सिंह हुआ करते थे। तो ये चलता है, पुलिस में कुछ ऑफिसर होते हैं जो सुपर पावर बन जाते हैं अपने आप में। तो वहाँ से बच निकलने के बाद फिर प्रदीप शर्मा वापस पुलिस आते हैं पुलिस में। उसके बाद में काफ़ी देर चलते चलते फिर नौकरी में वापस आते हैं। काफ़ी देर के बाद तो थाना में उनको क्राइम ब्रांच का इंचार्ज लगा दिया जाता, फिर रिज़ाइन करके चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तभी उनकी मुलाकात होती है परमवीर सिंह, जो पहले जिनके साथ क्राइम ब्रांच में आज डीसी भी काम कर चुके थे। तो परमवीर सिंह थाना के पुलिस कमिश्नर थे और वहाँ पे जो बड़े बड़े काम फिर वापस आके प्रदीप शर्मा ने किए थे। और सबसे बड़ी अरेस्ट पहली बार की वहाँ पे दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर की, जो आज तक जेल में है तब से लेके। उसकी अरेस्ट के साथ बड़े बड़े स्टोरी, क्रिमिनल, इलीगल बैटिंग वाले या बिल्डर लोग जो लोगों का पैसा वैसा खा के बैठे थे, तो बहुत हाई प्रोफाइल काम किया। उसके बाद प्रदीप शर्मा नौकरी से इस्तीफा दे देते हैं, इलेक्शन लड़ने के लिए फिर रिज़ाइन कर देते हैं और शिवसेना की टिकट से मुंबई के साथ लगते इलाके नालासपाड़ा से इलेक्शन लड़ते हैं। वहाँ का जो सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड का किंग हुआ करता था एक ज़माने में, भाई ठाकुर। भाई ठाकुर का भाई है एक छोटा ब्रदर उसका, हतेंद्र ठाकुर। हतेंद्र ठाकुर का बेटा क्षितिज ठाकुर, वो इलेक्शन लड़ रहा था वहाँ से। तो उसके खिलाफ लड़ना वैसे बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन प्रदीप शर्मा ने हिम्मत की, लड़ा उसके साथ। लेकिन जीत आखिर में क्षितिज ठाकुर की होती है और प्रदीप शर्मा तकरीबन 47,000 वोटों से वो इलेक्शन हार जाते। लेकिन आदमी जब एक बार कंट्रोवर्सी में फंस जाता है तो उसमें से निकलना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद वापस कुछ समय चुप रहने के बाद जब परमवीर सिंह मुंबई के पुलिस कमिश्नर बनते हैं तो प्रदीप शर्मा का एक पुराना जूनियर सचिन वाजे, वो काफ़ी साल नौकरी के बाहर बैठा था, रिज़ाइन करके चला गया था, थाना में वकालत करने लग गया था, कोर्ट में LLB किया हुआ था। लेकिन जैसे ही शिवसेना की सरकार आई, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, उसने अपना शिवसेना का कार्ड खेल के इतने सालों के बाद वापस पुलिस में आता है एज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ये
असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर API। तो उनको इमीडिएटली प्रदीप शर्मा के साथ उनका टच बहुत पुराना था, दोस्ती थी। और जैसे वो आए तो परमवीर को प्रदीप शर्मा ने कह के सचिन वजे को क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का चीफ बना दिया। बड़ी हैरानी की बात थी, जहाँ एक बहुत सीनियर इंस्पेक्टर को लगाते थे वहाँ असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर उसको लगा दिया गया, और वो डायरेक्टली सब सीनियर को बाईपास करके डायरेक्ट पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को रिपोर्ट करता। उन्हीं दिनों में काफ़ी सारे कंट्रोवर्सी चली, अखबारों में, पॉलिटिकल सर्कल्स में काफ़ी शोर शराबा हुआ, लेकिन क्योंकि सरकार इनके साथ थी, मुख्यमंत्री साथ था, होम मिनिस्टर साथ में था, किसी ने सुनी नहीं। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसका अंदाज़ा किसी को नहीं था। हिंदुस्तान के उस समय के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक विस्फोटक पदार्थों से भरी हुई गाड़ी मिलती है, और वो गाड़ी जिस शख्स की थी वो शख्स सचिन वजे का दोस्त था। उसकी गाड़ी लेके सचिन वजे आता है और उस गाड़ी को अंबानी के घर के पास खड़ी करके चला जाता है। लेकिन जो CCTV फुटेज से पुलिस ने पाया, एक आदमी बड़े कैमोफ्लेज कपड़े पहन के आया जिसमें मुंह सिर सब ढका हुआ था, गाड़ी खड़ी करके वो आदमी चला जाता है। लेकिन पुलिस वाले तो पुलिस वाले होते हैं, उन्होंने पहचान लिया कि ये सचिन वजे के अलावा और कोई नहीं है। और जब गाड़ी के मालिक को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो मालिक कहता है कि ये गाड़ी तो मेरी अरौली के पास एक रोड के ऊपर खड़ी की हुई थी, वहाँ से चोरी हो गई थी। उसकी कंप्लेंट भी उसने करवाई हुई थी। बाद में पता चला उसका मर्डर हो जाता है, और उस मर्डर के बाद क्या लंबी चौड़ी कहानी हुई, आपको वो पूरा एक एपिसोड आने वाले 1-2 दिन में आपको एंटीलिया के ऊपर मुकेश अंबानी के घर के बाहर क्या कॉन्स्पिरेसी हुई थी, कैसे हुई, कैसे लोग पकड़े गए, वो बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है, वो आने वाले दिनों में सुनाएंगे। लेकिन उस केस में उस आदमी की बाद में मृत्यु पाई जाती है जिसकी गाड़ी थी। उस केस में फिर अरेस्ट हो जाते हैं सचिन वजे और प्रदीप शर्मा, और उसके बाद आज तक प्रदीप शर्मा जेल में हैं। अब वो केस CBI को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। NIA उसकी तहकीकात कर रही थी, तो उसमें 2-3 एंगल हैं उस केस में। एक को CBI देख रही है, एक को महाराष्ट्र पुलिस का ATS देख रहा है, और एक जो है वो NIA देख रहा है। वो लंबी कहानी है, वो सुनाएंगे आपको जल्दी 2-4 दिन में। उस केस में आज तक प्रदीप शर्मा एक बार फिर सलाखों के पीछे है। वो शख्स जिसका बेसिक काम क्रिमिनल्स को सलाखों के पीछे पहुंचाने का होता है, आज वही लोग प्रदीप शर्मा और उसका चहेता ब्लू आइड बॉय सचिन वजे जेल की सलाखों के पीछे इंसाफ की मांग कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में बताएंगे आपको इसी किस्म के और किस्से कहानियाँ मुंबई के अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़े हुए। तब तक आप इंतज़ार कीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।